किसी गांव में जय और विजय नाम के दो गरीब भाई रहा करते थे। दोनों गांव में छोटी मोटी मजदूरी करके किसी तरह अपना गुजारा किया करते थे। शाम का समय था। जय अपने घर पर आता है और अपने भाई को मौजूद ना पाकर अपनी पत्नी उर्मिला से पूछता है, अरे उर्मिला, विजय कहाँ गया? अभी तक लौटा क्यों नहीं? उर्मिला ने कहा, तुम्हारा भाई तो अब एकदम निकम्मा हो गया है। ना कोई काम करता है, ना कमा कर लाता है। दिन भर बस यूं ही गांव की गलियों में आवारागर्दी करता रहता है। यह सुनकर जय गुस्से से तिलमिला उठा। दरअसल जय अंदर से बेहद लालची किस्म का व्यक्ति था। आने दो आज उस नालायक को, तो बताता हूं मैं। जय गुस्से में घर के बाहर आकर अपने छोटे भाई विजय का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में विजय आया तो जय ने कहा, क्यों रे, कहाँ मर गया था तू? विजय बोला, भैया वो काम की तलाश में गया था। जय गुस्से से बोला, ए, बड़ा आया काम की तलाश में? अरे बस यूं ही काम की तलाश में ही घूमता रहेगा या कुछ करेगा भी? अरे कोई भी छोटा मोटा काम पकड़ ले। यह घर मुफ्त की रोटियों का अड्डा नहीं है और मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ जो दिन रात मेहनत करके कमाऊं और तू आवारा घूमते हुए हराम की खाए। अरे मेरी बीवी है, कल को बच्चे होंगे, उनके बारे में भी सोचना है मुझे, समझ गया? यह कहकर जय गुस्से में घर के अंदर चला गया। अपने भाई की कड़वी बातों से विजय अंदर तक टूट गया और बिना कुछ खाए ही चुपचाप सो गया। इधर उर्मिला ने जय से कहा, तुम्हें पता है तुम्हारे भाई ने खाना तक नहीं मांगा। जय ने कहा, चलो अच्छा ही हुआ, एक वक्त का खाना तो बचा। उर्मिला बोलने लगी, ये सब तो ठीक है जी, लेकिन कल को जब हमारे बच्चे होंगे तब तुम अपने भाई का क्या करोगे? जय ने कहा, अरे कहना क्या चाहती हो? तब उर्मिला बोली, तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। आज वो कुंवारा है इसलिए चुप है, कल को उसकी भी बीवी आएगी और वो भी इस घर में हिस्सा मांगेगी। आधा घर तो उसके हिस्से में चला जाएगा, फिर हमारे बच्चों के लिए क्या बचेगा? यह सुनकर जय एकदम चौंक गया। अच्छा, तो फिर क्या करना चाहिए उर्मिला? उर्मिला बोली, करना क्या है, उसे साफ कह दो या तो काम करके घर का खर्चा उठाए वरना घर छोड़ दे। जो नहीं कमाता उसका इस घर पर कोई हक नहीं। जय तो वैसे ही मन लंबे समय से अपने भाई को घर से निकालने की योजना बना रहा था। पत्नी का साथ मिलते ही वो पूरी तरह तैयार हो गया। अगली सुबह जय ने विजय से कहा, देखो भाई जय, मैं क्या कह रहा हूँ कि पिताजी ने यह घर हमारे नाम बराबर बराबर किया था, लेकिन अब तुम मेरी ही कमाई की रोटी खा रहे हो। देखो भाई, सीधी बात है, मैं घुमा फिरा के नहीं कहूँगा, अब या तो घर छोड़ दो या फिर आज तक जितना भी खाना खाया है उसकी एक एक पाई लौटा दो, बस। विजय की आंखों में आंसू आ गए। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना सामान समेटकर घर से निकल गया। इधर विजय अपनी आंखों में आंसू लिए गांव के एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहां से गांव का मुखिया गुजरा। अरे क्या बात है विजय, क्या हो गया, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? क्या कहूँ मुखिया जी, भैया ने मुझसे मेरे खाने पीने का हिसाब मांग लिया। कहते हैं कि आज तक उनके घर में उनकी कमाई से जितना भी खाया है उसका एक एक पाई मैं उनको दे दूं। जितनी भी रोटी खाई है उसकी कीमत चुका दूं, नहीं तो घर छोड़ दूं। अब काका, आप तो जानते हैं कि मैं बेरोजगार हूं, कहाँ से चुकाऊंगा, इसलिए छोड़ दिया घर, चला आया। सब कुछ पीछे छोड़कर सब पीछे छोड़ दिया मैंने। विजय का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। अब वो पूरी तरह अकेला हो गया था। मुखिया जी बोले, बस 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 बस,
शांत हो जा बेटा, शांत हो जा, दिल छोटा मत कर। गांव में मतलब गांव के बाहर मेरी एक पुरानी झोपड़ी है, बरसों से खाली पड़ी है। तुम चाहो तो जब तक चाहो वहां रह सकते हो। जाओ। मुखिया जी, मैं मैं जीवन भर आपके इस उपकार को नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया मुस्कुराते हुए वहां से चला गया और विजय अगले ही दिन उस झोपड़ी में रहने चला गया। विजय रात भर बड़ी मेहनत से झोपड़ी की साफ सफाई करता रहा और मेहनत के बाद उसने झोपड़ी को रहने लायक बना दिया। उसके बाद मुखिया जी बोले, हाँ, अब बताओ विजय, आगे क्या करोगे? विजय बोला, मुखिया जी, मैं कोई बड़ा काम तो नहीं जानता, बस मजदूरी करना ही आता है मुझे। मुखिया ने कहा, देखो बेटा, गांव छोटा है, यहाँ मजदूरी का काम मुश्किल से मिलता है, लेकिन जंगल में लकड़ियाँ काटो और दूसरे गांव में बेचो, यह बड़ा अच्छा काम है। लकड़ियाँ अच्छे दामों में बिकती हैं और कमाई भी बढ़िया हो जाती है। विजय को मुखिया की सलाह पसंद आई। अगले ही दिन विजय कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला गया और लकड़ियाँ काट कर उन्हें बेचने लगा। कुछ ही समय में उसकी आमदनी अच्छी होने लगी। इधर उर्मिला के कानों तक बात पहुंची कि विजय तरक्की कर रहा है। फिर उसने जैसे कहा, तुम मजदूर के मजदूर ही बने रहे और तुम्हारा छोटा भाई लकड़ियां बेच बेच कर अब धनवान बन रहा है। जय ने कहा, सुनने में तो मेरे भी आया है उर्मिला कि लकड़ी बेचने में उसको बहुत ही मुनाफा हो रहा है। उर्मिला ने कहा, हाँ, तो फिर तुम भी जंगल जाकर लकड़ियां काटो और गांव में बेचो, क्या पता हमारी किस्मत भी बदल जाए। जय ने अपनी पत्नी की बातों पर गंभीरता से विचार किया और अगले दिन कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचकर उसने एक पेड़ की ओर देखकर कहा, हाँ, ये पेड़ की लकड़ियां बड़ी मजबूत लग रही हैं, वृक्ष भी काफी पुराना है। ठीक है, बस यही काट कर बेच दूंगा, अच्छा मुनाफा होगा। जैसे ही जय कुल्हाड़ी उठाता है, उसकी नज़र झाड़ियों के पीछे कुछ चमकती हुई चीज पर पड़ती है। अरे वो क्या है? वो दौड़कर झाड़ियों की ओर गया और देखा एक सुनहरा चमकदार अंडा वहां पड़ा हुआ था, जो चमकीले कीड़ों की तरह चमक रहा था। ओह, हे भगवान, हे भगवान, भगवान तूने तो पहले ही दिन मेरा भाग्य बदल दिया। सोने का अंडा! अगर पहले पता होता तो मैं कभी भी मजदूरी ही ना करता। तभी एक भारी सी आवाज जय के कानों में गूंजी, इस अंडे को ले जाने से पहले एक बात सुन ले, इस अंडे को अपनाना होगा, तभी तेरा भाग्य बदलेगा। अचानक पीछे से आई आवाज से जय चौंक गया और पीछे पलटा। पीछे एक साधु महाराज खड़े थे। वे बोले, इस अंडे के साथ जो कुछ भी तुझे मिलेगा उसे अपनाना होगा, तभी यह तेरा भाग्य बदलेगा। जय बोला, हाँ हाँ साधु महाराज, क्यों नहीं अपनाऊंगा, यह अंडा भी मेरा हो गया, जो कुछ भी इसके साथ होगा वह भी मेरा होगा। इतना कहकर जय दौड़ता हुआ घर लौट आया। घर जाकर जय ने उर्मिला को अंडा दिखाया, जिसे देखकर उर्मिला चौंक कर कहने लगी, अरे ये अंडा तो काफी बड़ा लग रहा है और यह पूरा सोने का है, कहाँ से मिला? जय ने कहा, जंगल में और कहाँ। और सुनो, एक साधु मिले थे, उन्होंने कहा कि इस अंडे के अंदर से जो कुछ भी मिलेगा उसे अपनाना होगा, तभी यह अंडा हमारा भाग्य बदल देगा। उर्मिला बोली, अजी छोड़िए उन साधुओं की बातों को, जरा सोचो, इस अंडे को कितने अच्छे दाम पर बेच सकते हैं, पूरा खेत खरीद सकते हैं। जय भी लालच में आने लगा। हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो। वैसे भी वह साधु पहेलियां में बातें कर रहा था, जो मिलेगा अपना होगा। अरे
जब सोने का अंडा ही मिल गया है, बस अंडे का मिलना ही तो मेरे भाग्य का बदलना है। जय की आंखों में चमक आ गई। एक काम करता हूँ भाग्यवान, कल सुबह ही शहर जाकर इसे अच्छे सुनार को बेच आता हूँ। रात को दोनों पति पत्नी सो गए। फिर सुबह हुई। जय उठा और उर्मिला को उठाने लगा। अरे भाग्यवान, जल्दी उठो, मैं शहर की ओर जा रहा हूँ। उर्मिला उठकर बैठ गई। जय जैसे ही सोने के अंडे को उठाने ही वाला था कि अंडा अचानक हिलने लगा और देखते ही देखते फट गया। अंडे के अंदर का दृश्य देखकर जय और उर्मिला दोनों स्तब्ध रह गए। अरे, इसके अंदर तो मैना पक्षी है। यह तो घायल लग रही है, बहुत ही बीमार है। मैना पक्षी धीरे धीरे आंखें खोलकर उन्हें देखने लगी। अरे लेकिन भाग्यवान, साधु महाराज ने तो कहा था कि अंडे के अंदर जो कुछ भी होगा उसे अपनाना होगा, लेकिन यह तो बहुत ही घायल और एक बीमार मैना है। अगर इसे घर में रखेंगी तो फालतू में गंदगी करेगी और हो सकता है बीमारी भी फैला दे। बताओ, तुम क्या कहती हो? उर्मिला ने कहा, तुम सही कह रहे हो, तो फिर क्या, इसका क्या करें? इसे फेंक देते हैं। जय बोला, अरे नहीं नहीं नहीं, इसे फेंकते नहीं हैं। एक काम करते हैं ना, इसे विजय को दे देते हैं। विजय जैसा मूर्ख ही इसे पाल सकता है। हमें तो बस सोने के अंडे से मतलब है। ऐसे में चिड़िया भी सुरक्षित, अंडा भी हमारे पास और बेचकर मुनाफा ही मुनाफा। उर्मिला खुशी से बोल पड़ी, पहली बार तुमने कुछ सही कहा है। जय मैना पक्षी को उठाकर सीधा विजय की झोपड़ी की ओर चल गया। अपने बड़े भाई को देखकर विजय चौंक गया। जय ने कहा, अरे विजय, सुनो, यह पक्षी मुझे घर के बाहर घायल अवस्था में मिली है। विजय ने कहा, अरे राम राम, राम राम, बेचारी बड़ी बीमार लग रही है। जय ने कहा, अब देखो, मुझे तो पक्षियों से नफरत है, इसलिए इसे तुम्हारे पास छोड़ने आया हूँ। तुम्हें तो पसंद है ना यह सब। इतना कहकर जय वहां से चला गया और सोने का अंडा लेकर शहर की ओर रवाना हो गया। इधर विजय ने मैना की ओर देखा। उसकी आंखें कमजोरी से खुल भी नहीं रही थी। विजय बोला, ओहो हो, बेचारी तो बहुत ही कमजोर और घायल लग रही है। मुझे इसे वैद्य को दिखाना चाहिए। विजय उसे लेकर वैद्य के पास गया। वैद्य जी, जरा देखिए तो सही, यह बेचारी मैना पक्षी बहुत ही बीमार और घायल है। वैद्य जी ने कहा, ये लो जड़ी बूटियाँ, सुबह दोपहर और शाम तीनों समय इसके जख्मों पर लगा देना। चिंता मत करो, कुछ ही समय में ठीक हो जाएगी। विजय मैना को लेकर झोपड़ी लौट आया और दिन रात उसकी सेवा में लग गया। शहर से लौटकर जय ने स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली अपनी पत्नी के हाथ में रख दी। उर्मिला बोली, अरे इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं। जय बोला, वो अंडा बहुत ही महंगे दामों में बिका है, हम माला माल हो गए। उर्मिला ने कहा, इसका मतलब मेरी सोच बिल्कुल सही थी। अब एक काम करो, इस धन से एक बड़ा खेत खरीद लो। अगले ही दिन जय ने एक विशाल खेत खरीद लिया और खेती करने लगा। कुछ ही समय में जय की आमदनी बढ़ने लगी। उसका घर अब सुंदर और संपन्न हो गया। एक दिन उर्मिला जय से बोली, इसे कहते हैं किस्मत। तुम्हारा मूर्ख भाई तो अब भी झोपड़ी में है और उस मैना पक्षी की सेवा में लगा है। अच्छा हुआ हमने साधु महाराज की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह तो कह रहे थे अंडे के अंदर जो कुछ है उसे अपनाना होगा, तभी तुम्हारा भाग्य बदलेगा। अरे साधु महाराज कहाँ से जाने हम कितने चालाक हैं। जय बोला, हाँ, अगर हम उसे अपनाते तो ना तो हमारे पास धन आता और ना ही मान सम्मान। हम भी विजय की तरह ही करीब रह जाते, मैना को पालते हुए। क्यों, सही कह रहा हूं ना? यह कहकर दोनों हंसने लगे। इधर विजय मैना पक्षी की सेवा में अपनी जान तक झोंक चुका था। मैना के जख्म अब लगभग ठीक हो चुके थे, लेकिन वो अब भी बीमार सी लगती थी।
और उसकी कमजोरी नहीं जा रही थी। विजय ने मैना पक्षी को देखकर बोला, ओहो, तुम्हारे सारे जख्म तो भर गए हैं, लेकिन ना जाने कौन सी बीमारी है तुम्हें जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। वैद्य जी भी कह रहे थे कि उन्होंने हर तरह की जड़ी बूटी आजमा ली, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा। क्या करें? विजय इतना बोल पाता है कि अचानक मैना पक्षी उसकी ओर देखकर इंसानी आवाज में बोल उठती है, मेरी बीमारी जड़ी बूटियों से ठीक नहीं होगी विजय। मैना के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर विजय चौंक गया। डर से वो पीछे हट गया और उसने घबरा कर देखने लगा। तब मैना पक्षी ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है विजय, कम से कम तुम तो मत डरो। इस संसार में केवल तुम ही हो जिसने मेरी निस्वार्थ सेवा की है, जबकि तुम्हारे भाई ने तुमसे झूठ बोला। विजय घबराते हुए बोला, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे भाई ने मुझसे झूठ बोला? मैना पक्षी बोली, क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे भाई के दिन अचानक कैसे बदल गए? वो जो एक मामूली मजदूर था, आज उसके पास खेत है, धन है, मान सम्मान है। विजय बोला, हाँ, लेकिन भैया शुरू से मेहनती थे, तो हो सकता है कि उन्होंने कोई व्यापार किया हो और मुनाफा हो गया हो। मैना पक्षी बोली, नहीं, तुम्हारे भाई को जंगल में एक सोने का अंडा मिला था, उसी अंडे से मैं निकली थी, घायल और बीमार अवस्था में, लेकिन उसने मुझे नहीं अपनाया, तुम्हें सौंप दिया और स्वयं सोने का अंडा बेचकर राज्य में धन कमाने चला गया। यह सुनकर विजय गहरी सोच में डूब गया। हो, वैसे मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। मुझे तो खुशी है कि जब भैया तुम्हें देख कर गए थे तो तुम बहुत बीमार थी, बोल भी नहीं सकती थी। देखो, अब तुम्हारे सारे जख्म भी भर चुके हैं, बस तुम्हारी कमजोरी दूर हो जाए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। मेरे शरीर में जो भी भीतरी कमजोरी है वो केवल जंगल में स्थित लाल तालाब के जल से ही ठीक हो सकती है। लाल तालाब का पानी? विजय बोला, ओह, लेकिन वहां तो राक्षसी रहती है और जो भी वहां गया है वह कभी लौट कर नहीं आया। राक्षसी वहां हर आने वाले से एक सवाल पूछती है और कोई भी उसका उत्तर आज तक नहीं दे पाया। मैना पक्षी बोली, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरा जीवन उसी जल पर निर्भर है। अगर वो जल मुझे नहीं मिला तो मैं ज़्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी। इतना कहते ही मैना की आंखों में आंसू आ गए। विजय बोला, अरे अरे, क्या हो गया, क्या हो गया? मैं अपनी सेवा को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। ठीक है, ठीक है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक करने के लिए हर कोशिश करूंगा। अगर लाल तालाब का जल तुम्हारा इलाज है, कोई बात नहीं, मैं वो लेकर आऊँगा। हाँ, चिंता मत करो। मैना पक्षी बोली, लेकिन वहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। विजय बोला, अरे मुझे ईश्वर पर भरोसा है। मैना, तुम यहीं पर मेरा इंतज़ार करना है ना, मैं लाल तालाब का पानी लेकर ही लौटूंगा। इतना कहकर विजय झोपड़ी से बाहर निकल गया। विजय गांव की सीमा पर पहुंचा ही था कि सामने से गांव का मुखिया मिलता है। अरे विजय, कहाँ भाई, इस समय कहाँ जा रहे हो? मुखिया जी, वो मैं लाल तालाब जा रहा हूँ। मैना ने बताया कि उसका इलाज लाल तालाब के जल में है। विजय की बात सुनकर मुखिया चौंक गया और डर से पीछे हट गया। अरे, ये क्या बकवास कर रहे हो विजय? ना जाने वो मैना है भी कि कौन है, समझ नहीं आ रहा। कोई जादुई चिड़िया भी तो हो सकती है, और तुम उस पर इतना भरोसा कैसे कर सकते हो? विजय बोला, मेरा मन कहता है मुखिया जी, वो सच कह रही है। मुखिया बोला, ए, पागल मत बनो, तुम्हारा बड़ा भाई जय समझदार है। उसने जानबूझकर उस मुसीबत को तुम पर टाल दिया और खुद धन बटोरता गया, और तुम यह मैना वैना को पाड़ने में लगे हुए हो। अरे भाई, काम धाम करके आगे बढ़ो। विजय ने मुखिया की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप आगे बढ़ गया। मुखिया तुरंत जय के पास गया और बोला, अरे जय, जाओ भाई, जाओ, अपने भाई को रोको, वो लाल तालाब जा रहा है,
उसकी जान को खतरा है, खतरा। मुखिया की बात सुनकर जय और उसकी पत्नी उर्मिला जोर जोर से हंसने लगे। फिर जय ने कहा, मुखिया जी, अब तो आपको सारी घटना समझ में आ ही गई होगी कि मैं कैसे धनवान बना। अब आपसे क्या ही छुपाना। अंडी के अंदर वही मैना थी जो मैंने उस विजय को दे दी। अब वो उसका पालन पोषण कर रहा है। मुझे क्या करना है? उसे तो उसी समय उस मैना को बाहर फेंक देना चाहिए था, लेकिन वो तो सेवा करने बैठ गया। अब तो हद ही हो गई, लाल तालाब का पानी लेने चला गया। इससे बड़ा मूर्ख तो मैंने अपने जीवन में ना देखा। मुखिया जी बोले, अरे कैसे भाई हो तुम? अरे तुम्हारा छोटा भाई मौत के मुंह में जा रहा है और तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। जय बोला, मुखिया जी, रात बहुत हो गई है, आप भी अपने घर जाइए, सोइए और हमको भी चैन से सोने दीजिए। विजय अब मेरा भाई नहीं रहा। मैं एक धनवान आदमी हूँ और मैं गरीबों से कोई रिश्ता नहीं रखता। चलिए, शुभ रात्रि, नमस्ते, जाइए। मुखिया गुस्से से तमतमाता हुआ वहां से चला गया। उधर विजय लाल तालाब की ओर बढ़ ही रहा था कि अचानक रास्ते में वही साधु मिल गया जो पहले जैसे मिला था। रुको पुत्र, कहाँ जा रहे हो? विजय ने साधु को देखकर सारा हाल सुना दिया। साधु महाराज ने कहा, तो अब समझ में आया। अच्छा, क्या तुम्हें पता है लाल तालाब में राक्षसी वास करती है? विजय बोला, हाँ साधु महाराज, मैं सब जानता हूँ, लेकिन मैं बस किसी भी तरह से मैना की जान बचाना चाहता हूँ। साधु महाराज बोले, क्यों? एक साधारण पक्षी के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हो? विजय बोला, इंसानियत के नाते साधु महाराज। विजय तालाब के पास पहुंचा, तभी जल से एक गंभीर आवाज उठी। इस तालाब का जल लेने से पहले एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। विजय बोला, पूछो। फिर आवाज आई, पहले यह बता, तू इस जल को क्यों लेने आया है? विजय ने पूरी घटना विस्तार से बताई। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर वही आवाज गूंजी, लोग अपने लाभ के लिए जल लेते हैं। तू पहला इंसान है जो एक पक्षी की जान बचाने अपनी जान दांव पर लगा कर आया है। तुझसे कोई प्रश्न नहीं, जितना जल ले जाना है ले जा। विजय ने तुरंत कलश में पानी भरा और वापस अपनी झोपड़ी की ओर रवाना हो गया। झोपड़ी में मैना पक्षी अब भी उदास बैठी थी। विजय को देखकर उसकी आंखों में चमक उठी। तभी वहां मुखिया आ गया और बोला, अरे वाह वाह, वाह वाह विजय, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। ये लगता है कि तुम पानी लाने में सफल रहे, है ना? विजय बोला, हाँ मुखिया जी, मैं पानी ले आया। तभी जय और उर्मिला वहां पहुंच गए। जय बोलने लगा, अरे यह क्या? मैं तो सोच कर आया था कि अब तेरी मौत की खबर मिलेगी, लेकिन तू तो जिंदा है। विजय ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो सीधे कलश को मैना के आगे रखता है। हाँ, अब लो मैना, पहले तुम जल पियो। मैं तुम्हें इस हालत में और नहीं देख सकता। पियो पियो पियो, आराम से पियो, लो। मैना ने जैसे ही जल पिया, वो रंग बिरंगे प्रकाश में लिपट गई और देखते ही देखते एक सुंदर राजकुमारी में परिवर्तित हो गई। यह देखकर मुखिया, जय और उर्मिला की आंखें फटी की फटी रह गई। जय बोलने लगा, हाँ, तुम तो तुम तो तुम तो मतलब राजकुमारी देविका हो। तभी अचानक रंग बिरंगे प्रकाश में वही साधु प्रकट हुआ। मैंने तुमसे कहा था, अंडे के अंदर जो कुछ भी मिलेगा उसे भी अपनाना होगा, तभी तेरा भाग्य बदलेगा। लेकिन मैना पक्षी तेरी किस्मत में थी ही नहीं। तूने उसे अपने हाथों से अपने छोटे भाई को सौंप दिया। विजय बोला, साधु महाराज, आखिरकार यह सब क्या माजरा है? तभी राजकुमारी देविका बोली, मैं बताती हूँ। मैं बहुत घमंडी थी। एक दिन जंगल में शिकार करते वक्त मैंने एक कबूतरी को मार दिया। यही साधु महाराज यह सब देख रहे थे। क्रोधित होकर इन्होंने मुझे श्राप दे दिया
कि मैं एक घायल मैना में बदल जाऊंगी। इतना बोलकर वो चुप हो गई। कुछ देर बाद राजकुमारी ने फिर सिर झुकाकर कहना शुरू किया। जब मैंने क्षमा मांगी तो इन्होंने कहा, यदि कोई व्यक्ति मुझे निस्वार्थ रूप से अपनानेगा, मेरी सेवा करेगा और लाल तालाब का जल लाकर मुझे पिलाएगा, तभी मैं श्राप से मुक्त हो पाऊंगी। साधु महाराज बोले, इसलिए मैंने जय को चिताया था, लेकिन उसने धन चुना और तूने सेवा। राजकुमारी देविका ने कहा, मेरे पिता बहुत प्रसन्न होंगे। मेरा कोई भाई नहीं है और मैं विजय तुमसे ही विवाह करूंगी। तुम ही इस राज्य के भावी राजा होगे। विजय मुस्कुराने लगा और जय और उर्मिला सिर झुकाकर वहीं खड़े रह गए। राजकुमारी देविका विजय को महल में ले गई और विवाह कर लिया। विजय अब पूरे राज्य का राजा बन गया। वर्षों बीत गए। जय एक साधारण सा मालिक ही था, लेकिन हर शाम बैठकर अफसोस करते हुए एक ही प्रश्न खुद से करता था, अरे क्या करूं अब मैं? क्या मैंने सच में अपनी किस्मत को अपने ही हाथों से उस भिखारी विजय को दे दिया था? राम राम राम। जीवन में कभी कभी हमारे सामने दो रास्ते आते हैं, एक जो आसान होता है और दूसरा जो सही होता है। जय ने सोने को चुना और विजय ने सेवा को। धन से आदमी अमीर हो सकता है, पर इंसानियत से वही राजा बनता है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।